नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप सुगर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कर बचत। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के पहले मुझे बहुत थॉट आया कि ये वीडियो कितने लोगों को तक पहुंचे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो को जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतनी ही नॉलेज बढ़ेगी, उतनी ही इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होगी। और मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहेंगे कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो जाए। तो इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस यूट्यूब चैनल के। थैंक यू। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये वीडियो बेसिकली है ब्लैक मनी ऑन प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस। तो आपको तो पता है अभी फिलहाल इतना बूम चल रहा है प्रॉपर्टी मार्केट में। कोरोना था, कोरोना है, कोरोना आगे भी रहेगा, लेकिन प्रॉपर्टी ऐसी जो चीज़ें, ठीक है, कुछ पीरियड तक एक स्लैग आया था या फिर नीचे हुआ था प्रॉपर्टी मार्केट, बट अभी काफ़ी हद तक रिकवर हो चुका है। दोस्तों, इसी के चलते मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। प्रैक्टिस के दौरान मुझे ये चीज़ मैंने बहुत नोटिस की है कि लोग प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं और इसके बीच में कुछ ब्लैक मनी का ट्रांजैक्शन कर देते हैं। तो दोस्तों, ब्लैक मनी होता क्या है? ब्लैक मनी बेसिकली जो अनअकाउंटेड मनी होती है उसको हम लोग ब्लैक मनी बोलते हैं। अभी ब्लैक मनी ये नॉर्मली जो सैलरीड पीपल होते हैं या फिर जो बिजनेसमैन होता है, तो वो अपने अकाउंट से जब भी कैश विड्रॉ करता है और अगर समझो किसी को देता है जिसका कोई हिसाब नहीं है, तो बेसिकली वो उसको हम लोग ब्लैक मनी, सिंपल टर्म्स में, एक लेमन टर्म्स में हम लोग बोल सकते हैं। तो जब घर खरीदते बेचते हैं तभी ऐसे ही कुछ ट्रांजैक्शन होता है। तो जैसे है, घर की वैल्यू सपोज से हम लोग बोलते हैं कि मार्केट वैल्यू 50 लाख रुपए एक है, और बायर और सेलर ये टर्म्स पे एग्री होते हैं कि चलो 50 लाख रुपीज़ तो नहीं, हम लोग 40 लाख रुपीज़ में कर देते हैं, बाकी का 5 लाख या 10 लाख जो ऊपर है वो हम लोग कैश में सेटल कर देंगे। तो इसमें होता क्या है, बायर के पास अगर ब्लैक मनी अवेलेबल है, या मतलब कि अगर उसके पास खुद के पास अगर कैश पड़ी हुई है, अगर 10 लाख है वो डायरेक्टली सेलर को दे देगा। अगर 10 लाख उसके पास अवेलेबल नहीं है तो वो बैंक से विड्रॉ करके सेलर को दे देगा। तो दो सिचुएशंस है बायर के पास। और सिमिलरली सेलर के पास भी, वो भी कहीं पे समझो उसको इन्वेस्ट करना है या फिर प्रॉपर्टी खरीदनी है इस प्रॉपर्टी को बेच के, तो वो भी चाहता है कि बायर को उसी अमाउंट, मतलब कुछ अमाउंट मुझे बायर से कैश में मिल जाए ताकि वो भी कहीं और जाके उसको सेटल कर सके। तो बेसिकली यहाँ से शुरुआत होती है इस कैश के ट्रांजेक्शन की। इस बीच एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जैसे ही बायर अपने अकाउंट से कैश विड्रॉ करता है और अपने सेलर को ये अमाउंट दे देता है, इनकम टैक्स में इसकी ट्रेल हो जाती है। जैसे अभी आपको तो पता है, रिसेंटली इनकम टैक्स के ट्रांजैक्शन सारे आपके फॉर्म 26A में एसएफटी के, इसमें एसएफटी यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो जैसे प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं, वो प्रॉपर्टी आपके ऑटोमेटिकली आपके इनकम टैक्स के प्रोफाइल में आपको रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये मत सोचना कि इनकम टैक्स को कुछ पता नहीं है, हमने प्रॉपर्टी खरीदी बेची तो इनकम टैक्स को कोई पता चलेगा ही नहीं। क्योंकि बायर और सेलर को दोनों को ही अपना पैन जो होता है वो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में सबमिट करना होता है। रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ये पैन की इंफॉर्मेशन जो है वो अपने एक रिटर्न के द्वारा इनकम टैक्स को सूचित करते हैं कि सो एंड सो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन हो चुकी है। तो इससे बायर और सेलर की इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच गई। अभी सवाल ये आता है कि अगर 50 लाख की वैल्यू की प्रॉपर्टी है जिसका एग्रीमेंट वैल्यू 40 लाख हो चुका है और 10 लाख अगर ऊपर नीचे ट्रांजैक्शन में हो चुके हैं, तो ये कैसे प्रॉब्लम को टैकल किया जाता है? तो प्रॉब्लम टैकल करने से अच्छा ये प्रॉब्लम क्रिएट ही ना कीजिए, तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए और आपके इनकम टैक्स प्रोफाइल के लिए। वापस मैं अगर उसी ट्रांजैक्शन के या फिर उसी एग्जांपल पे आता हूँ, जैसे बायर ने अपने अकाउंट से 10 लाख रुपए विड्रॉ करके सेलर को दे दिए, सेलर ने भी सेम एक्सेप्ट कर ली और सेलर ने किसी को पास ऑन कर दिए, या फिर सेलर सेकंड सिनेरियो में ये अकाउंट, अब ये पैसे अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। तो सिनेरियो 1 में अगर जब बायर अपने अकाउंट से विड्रॉ करता है, तो जब भी समझो कभी बायर को नोटिस आती है इनकम टैक्स से कि आपने जो ट्रांजैक्शन किया है तो आपके बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह सबमिट कीजिए, तभी दिक्कत आ जाती है बायर को। क्योंकि बायर के पास इसका कोई प्रूफ नहीं होता है कि ये बायर ने अमाउंट विड्रॉ की तो की, और करके किसको पेमेंट कर दी। अगर ये बायर जस्टिफाई नहीं कर पाया या फिर एक्सप्लेन नहीं कर पाया इनकम टैक्स ऑफिसर को कि ये पेमेंट किसको और किस लिए की है, तो इनकम टैक्स ऑफिसर के पास पावर होती है, या फिर इनकम टैक्स में ऐसे प्रोविजंस है जहाँ पे आप अगर किसी ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो आपकी ये इनकम करके कंसिडर हो जाती है। तो बायर का तो नुकसान हो गया, ऑलरेडी उसने बायर ने सेलर को तो ऑलरेडी पेमेंट तो कर ही दिया है। 40 लाख की तो प्रॉपर्टी वैल्यू की अमाउंट पेमेंट कर दी उसने एग्रीमेंट के हिसाब से, और 10 लाख वो ऊपर से अपने ही जेब से कैश निकाल के
उसको पे कर रहे हैं, तो बायर का तो नुकसान हो गया। अब बायर का और एक नुकसान होने वाला है, जब बायर इसी प्रॉपर्टी को सेल करने जाता है आगे इन फ्यूचर में, से सपोज उसको 2 साल 3 साल के बाद उसको भी नई प्रॉपर्टी खरीदनी है वापस, तो इस प्रॉपर्टी का जब बेचेगा तब जो खरीदी और बिक्री, ये दोनों में जो डिफरेंस होता है, जिसको हम लोग नॉर्मली कैपिटल गेन्स या कैपिटल लॉस, प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन्स में नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि कभी कैपिटल लॉस नहीं होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ने के कारण लॉस होना चांसेस नहीं है, लेकिन गेन ही होता है। अब ये खरीदी और बिक्री, इन दोनों का जो डिफरेंस है, तो अगर इसमें खरीदी जी कोई वैल्यू है, से सपोज बायर ने सेल कर दी इस प्रॉपर्टी को 1 करोड़ में इन फ्यूचर, तो 1 करोड़ माइनस 40 लाख, ये उसका कैपिटल गेन होता है। अभी आप पूछोगे मेरे को, मैंने तो 50 लाख रुपए दिए बायर ने, तो बायर की वैल्यू जब जो 10 लाख है वो अनअकाउंटेड हो जाती है, और इसी केस में 1 करोड़ माइनस 40 लाख, वो नेट 60 लाख होता है, ये उसकी कैपिटल गेन हो जाएगी। तो इस केस में बायर को डबल नुकसान हो जाता है। एक तो उसने 10 लाख रुपए निकाल के सेलर को दे दिए, सेकेंडली इसका जो कॉस्ट है वो कॉस्ट में ये अमाउंट ऐड नहीं होती। तो बायर को ये बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना कि ऐसे ट्रांजेक्शन्स ना करें। हाँ, अगर प्रॉपर्टी आपको लेनी ही है तो आप पूरी पेमेंट वाइट में करें और इसके बाद ही इसका पेमेंट का भुगतान कीजिए। तो बायर के लिए ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, कोई भी ब्लैक मनी ट्रांजेक्शन ना कीजिए। प्रॉपर्टी जितने की है उतनी ही वैल्यू के उसके ऊपर आपको स्टैम्प ड्यूटी भी अदा करनी है, और आपको पेमेंट का भुगतान भी उतना ही करना है जितना आपका एग्रीमेंट वैल्यू है। सेकेंडली, सेलर के पास भी जब पैसे आते हैं ऐसे टाइप के जो कैश ट्रांजैक्शन होता है, तब सेलर क्या करता है, नॉर्मली समझो उसने भी प्रॉपर्टी खरीद रखी है, कहीं पे 60-70 लाख की प्रॉपर्टी ली है। अब होता क्या है, उसके पास 40 लाख, इस फर्स्ट एग्जाम्पल ही हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर दें, तो 40 लाख तो आ गए। अब बच्चे बच्चे उसको कैश नहीं, समझो वो जहाँ से खरीदा है वो तो बोल रहा है कि नहीं मुझे तो प्रॉपर्टी वाइट में ही चाहिए, तो बंदा ही फंस जाता है। अब इसको क्या करना होता है, ये नोइंगली अननोइंगली गलती से ये पेमेंट अपने अकाउंट में जमा कर देता है। अब होता क्या, इनकम टैक्स जब कैश डिपॉजिट करते हो तो वो भी आपका एसएफटी में आ जाता है आजकल। तो एसएफटी में आपको ये एक्सप्लेन करनी होती है कि ये कैश जो है ये किस चीज़ की कैश है और कहाँ से मिली। अगेन आप एक्सप्लेन करने के मतलब अगर जो सेलर होता है उसको एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि कभी कभी बायर मतलब पैन तो होता है बायर का, बट कैसे बोले कि मैंने उससे ब्लैक मनी ली हुई है। तो इस केस में सेलर की बहुत नुकसान होता है, क्योंकि अगेन जब आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो फिर ये अनएक्सप्लेन क्रेडिट में चला जाता है, और इनकम टैक्स की प्रावधान के हिसाब से ये अनएक्सप्लेन क्रेडिट को भी आपको टैक्स और पेनल्टीज लग सकती है। तो सेलर सावधान, आप ऐसे ट्रांजेक्शन्स ना करें। बायर से भी आप ऐसे कोई ब्लैक मनी ट्रांजेक्शन ना करें, क्योंकि इनकम टैक्स बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रांग है, और आगे जाके इन फ्यूचर आपको ज़रूर इसकी पेनल्टी या फिर जो इंटरेस्ट है ये आपको लगते जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी। और तो दोस्तों, आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई सवाल है तो आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है info@karbachit.com, info@karbachit.com। इसके अलावा आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट पे ज़रूर विजिट कर सकते हैं, जो है www.karbachit.com। तो दोस्तों, मैं अपॉइंटमेंट भी लेता हूँ, पर्सनल विजिट्स भी आप कर सकते हैं मेरे साथ, अगर आप इन मुंबई हो और थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा आपको तो आप विजिट कीजिए। बट कोरोना के चलते मैं ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी लेता हूँ, जूम कॉल पे भी अवेलेबल हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस में। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, टाटा।